हेलो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश ऑल आवर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स ए वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड द न्यू ईयर। ये भगवान यीशु के जन्म का अवसर है। 2 दिन बाद उनकी जन्मतिथि मनाई जाएगी और ये साल भी ज़रा बहुत ही घटनापूर्वक रहा, पेंडेमिक की वजह से ख़ास तौर पर। तो ऐसे मौके पे प्रभु का नाम, भगवान का नाम, टू रिमेंबर द गॉड इज रादर नेचुरल। मैं नास्तिक नहीं हूँ, आस्तिक हूँ। अपनी तरह से अपने भगवान को मानता हूँ, हिंदू देवी देवताओं को मानता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं दीवाना तो नहीं हूँ, लेकिन हृदय से प्रार्थना करता हूँ, पर दूसरों पर हावी नहीं होता अपने धर्म को लेकर। तो आज जी करा कि गॉड फैक्टर की वैल्यू क्या है। हाउ डज द गॉड फैक्टर रियली हेल्प अस? It will be very presumptuous of me to say yes, God exists or doesn't exist. पर इतना ज़रूर है, मैंने जो अपनी ये लंबी मेरी यात्रा रही जीवन की, कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ज़रूर है, कॉस्मिक पावर है, जो जब हम किसी रियली डिफ़िकल्टी में फंस जाएं तब काम आती है, बल देती है, रास्ता दिखाती है। मैं तब लंदन में ही था। एक बार फिर बनाने की तैयारी चल रही थी मेरी पहली फिल्म की, और ऐसे में मैं एक दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जा रहा था, तो बगल में एक बहुत बड़ी सी बुक शॉप थी। यूं ही मैं उसमें घुस गया, कुछ किताबों को देखने लगा। एक किताब के कवर पर लिखा था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। टाइटल बहुत अरेस्टिंग था, बहुत आकर्षक था, तो मैंने वो किताब खरीद ली। घर जाकर पढ़ने की कोशिश की, पर उसमें इतना क्रिश्चियन मम्बो जम्बो ऐसी बातें, गिरजा ये वो थी कि मैं ज़रा बोरिंग सी हो जाती थी। पर एक दिन बहुत दुखी सा था मन, खिन्न था कई बातों से। मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरी जो ताल्लुकात थे वो गड़बड़ हो रहे थे। मेरी मैरिज टूट सी रही थी, बारिश बहुत हो रही थी। यूं ही किताब मेरे सामने फिर आ गई, मैंने उसे खोला और कहीं पन्ने पलटने लगा, तो उसमें कहीं कहीं ये गहरी क्रिश्चियन बातों के अलावा कहीं कहीं कुछ घटनाओं का जिक्र होता था कि एक आदमी था, उसके साथ ये हो गया, उसका बिजनेस ये हो गया, उसने ये किया, और वो एक पादरी के पास गया, और इस पादरी ने, जो नॉर्मन विंसेंट पील, उन्होंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जब ऐसा है, तुम जब बिल्कुल परेशान हो गए हो तो तुम फौरन अपने बिस्तर से उतर कर, क्योंकि तुम परेशान हो, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाओ और ऊपर हाथ जोड़कर कहो, गॉड आई टेक यू एज माई पार्टनर। तो एक ख़ास घटना का जिक्र था, और उस व्यक्ति ने, जिसकी बिजनेस डूब रही थी, सब कुछ टूट रहा था उसका, उसने यही कहा, घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और ऊपर देखकर कहा, गॉड आई टेक यू एज माई पार्टनर, प्लीज़ हेल्प मी। बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात भूल गए। किताब पढ़ी नहीं पूरी, कभी कभी पढ़ी, देखी। फिर वो दौर आया कि मैं खुद फिल्म बनाने में जूझ पड़ा, टूट पड़ा। दीप्ति नवल को हम कास्ट कर चुके थे, सुरेश ओबरॉय को कास्ट कर चुके थे, दीप्ति नवल बॉम्बे आ भी चुकी थी, पर हमारा जो मेन रोल था दूसरा पुरुषों में,
जो कि लवर का रोल था, प्रेमी का रोल था, दीप्ति का जो प्रेमी बनता है, उसकी कास्टिंग हुई नहीं थी। हम लंदन के एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, पर हम उसको फाइनल नहीं कर पाए किसी वजह से। तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब हमें बम्बई से ही मंगाना था किसी को। तो दीप्ति उन्हीं दिनों आई शूटिंग के लिए और अपने साथ वो कुछ तस्वीरें लेके आई एक एक्टर की। उस एक्टर का नाम था प्रदीप वर्मा। वो बोली मेरे हिसाब से इसको, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ फ्रेश, ही इज़ फ्रॉम पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। पर तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बता दिया था कि मैं लेके आऊँगी, तुम देख लेना। जब वो लेके आई और मैंने तस्वीरें देखी तो बिल्कुल मुझे नहीं जमी, क्योंकि वो बहुत ही स्वाशबकलिंग, लाइक ए मॉडल, लाइक ए रियली स्मार्ट हीरो टाइप के लग रहे थे, जबकि जो कैरेक्टर था विमल का वो बहुत ही संकुचित सा व्यक्ति, अनसर्टन अबाउट हिमसेल्फ, वल्नरेबल, ऑनेस्टी ऑन हिज फेस, चमक उसकी आंखों में, और बहुत ही नाजुक सा कैरेक्टर था वो, जो कि प्रदीप वर्मा की फोटोज़ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, पर दीप्ति ने कहा वो अच्छा है, तुम चाहो तो किसी तरह से टेस्ट कर लो। कैसे करें? तो अजीब चीज़ हुई कि उसका टेस्ट बड़ा ड्रामेटिक तरीके से हुआ। मेरी मदद कर रहे थे लोगों को यहाँ बॉम्बे भेजने में बहुत बड़े लेखक हिंदी फिल्मों के, डॉक्टर राही मासूम रज़ा, क्योंकि उनका बेटा नदीम खान मेरी फोटोग्राफी कर रहा था। तो टिकट वगैरह का इंतज़ाम वो करते थे, मैं उनको पैसे भेज देता था। तो अब इस व्यक्ति को कैसे लाया जाए, उसके लिए पहले उसका टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट मैं कर नहीं सकता, मैं तो बॉम्बे से लंदन वापस आ चुका हूँ। तो हमने उसको मैसेज भिजवाई, राही साहब ने मैसेज भिजवाई कि विनोद पांडे, जिनके पास तुम्हारी तस्वीरें लेके दीप्ति गई है, वो एक दिन तुमसे बात करेंगे और तुम ज़रा फ़ोन पे ही उनके साथ कुछ करके बताना। तो उस दिन मैंने जब फ़ोन किया तो शाम का वक्त रहा होगा और किसी तरह से प्रदीप वर्मा को फ़ोन पे बुलाया गया, जो कि उसका जो एक हॉस्टल था उसके गेट पर था वो फ़ोन। प्रदीप वर्मा ने बाद में लिखा भी कि लकीली उस दिन फ़ोन काम कर रहा था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन काम भी नहीं करते थे। प्रदीप वर्मा को बुलाया गया, वो आ गया और अब मैं उनसे डायलॉग बुलवा रहा हूँ। मैं लंदन से बोल रहा हूँ, इसको ऐसे बोल के बताओ। और लाइन क्योंकि बड़ी अच्छी नहीं होती थी उन दिनों, पुराने फ़ोन होते थे, तो चीखना भी पड़ता था किसी तरह से। बीच बीच में जो अच्छे तरह ऐसे वक्फे आते थे कि जिसमें आवाज़ ठीक से सुनाई दे जाए, उसमें प्रदीप वर्मा डायलॉग को उस तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। इस तरह से उनका ऑडिशन हुआ। पूरे विश्वास के साथ तो नहीं, थोड़े आधे मन से मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज फिल्म की शूटिंग शुरू हो जानी थी, दीप्ति आ चुकी थी। और उनको मैंने फिर कहा कि प्रदीप, वुड यू बी एबल टू फ्लाई टू लंदन इन 2-3 days टाइम, डू यू हैव द पासपोर्ट? तो उसने कहा हाँ पासपोर्ट है सर मेरे पास। पता चला बाद में कि पासपोर्ट नहीं था, पर वो ये कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने किसी तरह से 2 दिन में पासपोर्ट जुटा लिया और मैंने उनसे कहा कि तुमको डॉक्टर राही मासूम रज़ा साहब के पास जाओ, उनके पास मैंने इंतज़ाम कर रखा है। और 2-4 दिन में, 4-5 दिन में प्रदीप वर्मा लंदन आ गए। मेरे यूनिट के सारे लोग उन्हें लेने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट गए। सब लोग जब चले गए और मैं नीचे वाले फ्लोर पे था अकेला अपने कमरे में, दफ्तर में, जब सब चले गए तो मुझे घबराहट सी हुई, बहुत घबराहट सी हुई कि अब कुछ दिन में शूटिंग शुरू होगी और इतने सारे लोगों के पे चेक्स मुझको देने पड़ेंगे। छोटे पे चेक्स ही होते थे पर देने पड़ते हैं हर वीक। अब तक मेरे पास 4-5 लोग काम करते थे, काम चल रहा था। अब सडनली यूनिट का काफ़ी बड़े नंबर में यूनिट के सदस्य हो गए थे, उन सबको हर वीक मुझे पैसा देना था कैश। तो घबराहट सी होने लगी कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और इस घबराहट में मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था, मैं सेकंड फ्लोर पे गया जहाँ एक छोटा सा मैंने स्टूडियो बनाया हुआ था और वहीं मेरी छोटी सी किचनेट थी। मैंने चाय बनाई और मैं अभी तक घबराहट में हूँ और मुझे
कुछ पसीना सा आने लगा, मुझे ये लगने लगा मुझे कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ मुझे हो ना जाए, ऐसी घबराहट से होने लगी। और ऐसी घबराहट में मुझे अचानक एक किताब याद आ गई, वही किताब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। चाय का कप मैं पीने वाला था, उसे एक तरफ रखा और मैं अपने घुटनों पे बैठ गया, कुकर के नज़दीक ही, और मैंने हाथ ऊपर किए और मैंने कहा, गॉड प्लीज बी माई पार्टनर, प्लीज सेव मी, प्लीज सी मी थ्रू माई फिल्म। मेरी कोई परेशानियां ना हो, मैं फिल्म पूरी कर सकूं। ये कह के मैंने जब तक चाय का कप लिया, पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर। What kind of a chemical transformation was it? एक अजीब सी ऊर्जा, स्फूर्ति, ऊर्जा, ताकत, आत्मविश्वास आ गया कहीं से, गुनगुनाने लगा मैं। और जब मेरे यूनिट के लोग वापस आए प्रदीप वर्मा को वहां लेकर, तो एक छोटे मोटे जश्न का सा माहौल हो गया, जिसमें मैं भी शामिल हो गया। और यकीन मानिए, उसके बाद फिल्म पूरी हो जाने तक कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानियां वो बाद में भी जब हुई तो वो सॉल्व होती चली गई, जैसे वाकई भगवान ने ये ठान लिया कि वो मेरे पार्टनर हो गए, क्योंकि मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की थी और जुड़ गए मेरे साथ। ही सॉ टू माई फिल्म, एक के बाद इतने प्यारे हादसे हुए उसके। मैंने बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई से एक अदृश्य शक्ति से प्रार्थना की, अपने आप को सौंप दिया। और शक्ति ने, मुझे लगता है, बहुत छिपे तौर पर बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ मुझे संभाल लिया। और आज मैं कई बार झकझोरती हुई जिंदगी से जूझते हुए फिर यहीं फिर कुछ बनाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। तो है, ज़रूर है कोई शक्ति। जब आपको लगे आपकी नाव बिल्कुल डामाडोल हो रही है, पता नहीं चल रहा, तूफान बहुत है, समर्पित कर दीजिए जिसको भी मानते हो, जो भी शक्ति हो। थैंक यू।